फ्लाइट में जा रही एक छोटी लड़की आंखें खोलकर देखती है कि उसके सिवा सभी लोग बेहोश हैं। साथ बैठी भी अपनी मम्मी को वो जगाती है, लेकिन वो नहीं उठती। बच्ची घबराकर एक फोन उठाकर कॉल करती है और रोते हुए कहती है, यहाँ फ्लाइट में सब सो रहे हैं, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मम्मी भी नहीं जाग रही। फोन पर एक आदमी की आवाज आती है कि मेरा नाम जिम मोरिटी है, वेलकम टू द फाइनल प्रॉब्लम। जी हाँ, आपका भी वेलकम है शेरलॉक सीरीज के फाइनल एपिसोड में। इस एपिसोड का नाम है द फाइनल प्रॉब्लम। तो चलिए उस फाइनल प्रॉब्लम को देखें। माइक्रोफ्ट अपने घर में मजे से मूवी देख रहा होता है और मूवी के बीच में उसके बचपन के फुटेजेस आने लगते हैं। माइक्रोफ्ट चौंक जाता है कि ये कौन माइका लाल है जो मेरी फेवरेट मूवी के बीच में मेरे फुटेजेस दिखा रहा है। इतने में वहाँ अजीब सी आवाजें आती है। वो बाहर जाकर देखता है तो उसे एक छोटी लड़की जाती हुई नजर आती है। कहीं ये मेरी छोटी बहन इरुस तो नहीं, लेकिन उसे तो मैंने बंद करके रखा है और उसका बाहर निकलना तो नामुमकिन है। इस पर एक लड़की की आवाज आती है कि माइक्रोफ्ट सब कुछ मुमकिन है। अचानक इट मूवी की क्लॉन जैसा कोई वहां आता है। माइक्रोफ्ट उसको अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन उससे हो नहीं पाता। फिर वो बचने की कोशिश करता है लेकिन सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। माइक्रोफ्ट परेशान हो जाता है। तब हीरो शेरलॉक की एंट्री होती है। माइक्रोफ्ट चिल्लाता है कि जल्दी मुझे बचाओ शेरलॉक। तब शेरलॉक एक सीटी बजाता है तो छोटी लड़की और क्लॉन गायब हो जाते हैं। ये सब शेरलॉक का प्लान था। शेरलॉक और माइक्रोफ्ट की बहन इरुस वॉटसन को गन पॉइंट पर धमकाकर वहां से गायब हो गई थी। वॉटसन ने शेरलॉक को सारी बातें बताई लेकिन शेरलॉक खुद भी नहीं जानता था कि उसकी कोई बहन भी है। वो माइक्रोफ्ट की मुंह से सच्चाई सुनना चाहता था और इसीलिए उसने छोटी लड़की और क्लोन से नाटक करवाया था। माइक्रोफ्ट भी मान जाता है कि उसकी एक छोटी बहन है। माइक्रोफ्ट हमारी बहन इरुस मुझसे मिलने आई थी और फिर वॉटसन को गन पॉइंट पर धमकाकर कहीं चले गई। शेरलॉक जो तुम कह रहे हो वो नामुमकिन है, भाड़ में जाओ माइक्रोफ्ट, ये कहकर शेरलॉक गुस्से में बाहर चला जाता है। अगले दिन माइक्रोफ्ट शेरलॉक के घर जाता है और शेरलॉक उससे एक क्लाइंट की तरह सवाल करता है, तो बताइए सर, क्या हमारी कोई बहन है? क्योंकि वहाँ वॉटसन भी होता है। माइक्रोफ्ट कहता है कि शेरलॉक, ये हमारा निजी मामला है, क्या हम अकेले में बात नहीं कर सकते? ध्यान से सुनो माइक्रोफ्ट, वॉटसन कोई गैर नहीं है, तुम्हें जो भी कहना है उसके सामने ही कहो। माइक्रोफ्ट पूरा फ्लैशबैक बताता है। असल में इरुस नाम की इनकी एक बहन है। बचपन में ये तीनों साथ ही रहते थे। तीनों नॉर्मल बच्चे नहीं थे, एक से बढ़कर एक जीनियस था। शेरलॉक जितना इंटेलिजेंट है माइक्रोफ्ट भी उतना इंटेलिजेंट है, लेकिन दोनों के एटीट्यूड में जमीन आसमान का फर्क है। शेरलॉक किसी भी प्रॉब्लम को बहुत गहराई से एनालाइज करता है और खुद सॉल्व कर लेता है, लेकिन माइक्रोफ्ट जरा आलसी है और अपने काम दूसरों से करवाने की कोशिश करता है। इसीलिए उसने अपने दिमाग का बहुत आधा हिस्सा भी यूज नहीं किया होता है। इनकी बहन क्या कम होगी, वो इन दोनों से कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है। बचपन से वो दूसरों से बहुत ही अलग थी और एक बार उसने चाकू से अपना हाथ काट दिया था। इनके पेरेंट्स को बहुत चिंता होने लगी कि उनकी बेटी वियर्ड बिहेव कर रही है, लेकिन माइक्रोफ्ट इरुस की खूबियों को समझता है। उसके पूछने पर इरुस ने बताया कि भैया, मैं देखना चाहती थी कि हमारे मांसपेशियां कैसे काम करती हैं, इसलिए हाथ काटकर मैंने अपनी मांसपेशियां देखी थी। लेकिन चुटकी, क्या तुझे दर्द नहीं हुआ? दर्द? वो क्या चीज होती है भैया? इतनी वियर्ड लड़की है यूरुस। वो सब तो ठीक है माइक्रोफ्ट, लेकिन अगर वो बचपन में हमारे साथ थी तो मुझे उसके बारे में याद क्यों नहीं है? मैं भी तो बचपन में बहुत वियर्ड था। दरअसल शेरलॉक भी बचपन में बहुत ही अकेला रहता था और उसका कोई दोस्त भी नहीं था। उसका इकलौता दोस्त था रेड बियर्ड नाम का, जो कि उसका कुत्ता था। नन्हे शेरलॉक के लिए रेड बियर्ड ही सब कुछ था। उसी के साथ खेलते हुए बहुत ही खुश रहता था। लेकिन एक दिन अचानक रेड बियर्ड गायब हो गया और शेरलॉक ने उसको बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। रेड बियर्ड को इरुस ने कहीं छुपा रखा था। शेरलॉक के पूछने पर इरुस ने एक गाना सुनाया और कहने लगी कि इस गाने में तुम्हारे सवाल का जवाब है। लेकिन छोटा शेरलॉक समझ नहीं पाया कि वो गाना क्या कह रहा है और अपने रेड बियर्ड के लिए रोने लगा। शेरलॉक को इस बात से बहुत ही गहरा सदमा पहुंचता है और वो बचपन से ही डिप्रेशन में रहने लगा। मैग्नुसन ने एक बार कहा था कि रेड बियर्ड शेरलॉक की वीकनेस है, वो सच ही कह रहा था। उस रात इरुस ने घर में आग लगा दी थी, लेकिन खुशकिस्मती से कोई घायल नहीं हुआ। इनके पेरेंट्स को लगा कि इरुस को अब यहाँ रखना माइक्रोफ्ट और शेरलॉक के लिए सेफ नहीं होगा, इसलिए उन्होंने इरुस को एक रिश्तेदार के घर भेज दिया और वो वहीं रहने लगी। उसके जाने के बाद शेरलॉक धीरे धीरे जरा नॉर्मल होने लगा और बीती बातों को भूलने लगा। यहाँ तक कि कुछ सालों में वो ये भी भूल गया कि उसकी एक बहन थी। वहाँ इरुस ने रिश्तेदार के घर को भी जला दिया और खुद भी आग में जलकर मर गई। माइक्रोफ्ट ने अपने पिता को यही कहा था, लेकिन सिर्फ माइक्रोफ्ट जानता है कि उसकी बहन जिंदा है। उसका फ्लैशबैक सुनकर शेरलॉक पूछता है, वो सब तो ठीक है माइक्रोफ्ट, लेकिन तुमने इरुस को कहाँ छुपा कर रखा हुआ है? उसे हमने दुनिया की नजरों से दूर श्रैंकफोर्ड नाम के एक आइलैंड में छुपा कर रखा हुआ है। इस बीच एक आवाज आती है और वे देखते हैं कि एक ड्रोन उनकी ओर आ रहा है। तभी किसी के गाने की आवाज आती है और इस ड्रोन में एक बॉम्ब भी है। ड्रोन धीरे से लैंड होता है और बॉम्ब का मोशन सेंसर एक्टिव हो जाता है। तीनों में से कोई हिला तो बॉम्ब फट जाएगा और इसी वजह से वे स्टैचू की तरह खड़े रहते हैं। अब वॉटसन सोचने लगता है कि माइक्रोफ्ट ने ठीक ही कहा था कि ये इनका निजी मामला है। मुझे तो तभी बाहर जाना चाहिए था, कम से कम मेरी जान तो बच जाती। अब इनकी फैमिली के साथ मुझे भी मरना पड़ेगा। असल में बॉम्ब का मोशन सेंसर उतना भी पावरफुल नहीं है। ये लोग चाहते तो झट से वहाँ से बचकर भाग सकते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं करती क्योंकि बॉम्ब के ठीक नीचे मिसेस हडसन जॉली मूड में नाच रही होती है। हम कुछ देर वेट करेंगे और जैसे ही मिसेस हडसन का गाना बंद होगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। कुछ ही देर में मिसेस हडसन नाच गाना बंद कर देती है और वो उस जगह को छोड़कर चली जाती है। अब तीनों बिजली की तरह भागकर खिड़की का ग्लास तोड़कर बाहर कूदते हैं। ठीक उसी वक्त बॉम्ब भी फट जाता है और इस तरह तीनों बाल बाल बच जाते हैं।
अब वे उस आइलैंड की ओर जाते हैं जहाँ इरुस को बंद किया गया है। वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ढीली होती है और शेरलॉक बड़ी आसानी से इरुस तक पहुंच जाता है, जो कि एक चैम्बर में बंद है। शेरलॉक को समझ नहीं आता कि चैम्बर में बंद इरुस लंदन में आकर उससे और वॉटसन से कैसे मिली। फिर वे वहाँ के गवर्नर से मिलते हैं, जो कि आइलैंड का इंचार्ज भी है। वो बताता है कि इरुस से ना तो कोई मिल सकता है और ना ही कोई बात कर सकता है। गलती से अगर उसने किसी से बात कर ली तो उसके माइंड को कंट्रोल कर लेगी। एक बार एक आदमी उससे मिलने गया था और इरुस ने उसके दिमाग के साथ न जाने क्या किया कि उस आदमी ने घर जाकर अपने बीवी और बच्चों का कत्ल कर दिया। फिर उसने सुसाइड भी कर ली। बात को समझो शेरलॉक, इरुस में दूसरों का ब्रेन वॉश करके बुरी तरह से बुरा काम करवाने की शक्ति है और वो किसी से कुछ भी करवा सकती है। इतनी ज्यादा डेंजरस है वो। फिर वे कुछ वीडियोस देखते हैं जिसमें इरुस का साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन हो रहा था। एक वीडियो में तो खुद गवर्नर ने उससे बात की थी। गवर्नर सर, आपने तो कहा था कि जो भी इरुस से बात करता है वो उसी के कंट्रोल में चला जाता है। इस वीडियो में तो आप खुद उससे बात कर रहे थे, तो क्या आप भी उसके कंट्रोल में जा चुके हैं? ये सुनते ही गवर्नर सबको अलर्ट करता है और उसके आदमी आकर उनको घेर लेते हैं। इसका मतलब इरुस ने इस आइलैंड के सभी लोगों के दिमाग अपने कंट्रोल में कर लिए हैं और इसी वजह से वो जब चाहे आइलैंड से बाहर जा सकती है और जब चाहे अंदर आ सकती है। वॉटसन वहां से बचने की कोशिश करता है, पर वहां कई मॉनिटर्स लगे होते हैं जिनमें मॉनिटर आकर मिस मी कहता है। इतने में पीछे से गार्ड्स आकर वॉटसन को पकड़ लेते हैं। अब इस वक्त शेरलॉक इरुस के चैम्बर के पास है और वो पूछता है कि बंद चैम्बर से तुम बाहर कैसे निकलती हो? मैं अभी तुमको दिखा सकती हूँ शेरलॉक, तुम मेरे सामने आकर इस ग्लास पर हाथ रखो। शेरलॉक चैम्बर के ग्लास पर हाथ रखता है तो पता चलता है कि वहाँ ग्लास है ही नहीं। इरुस शेरलॉक का हाथ पकड़ लेती है और उसको अटैक करती है। शेरलॉक वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब वो आंखें खोलता है तो वो, वॉटसन, माइक्रोफ्ट और गवर्नर इरुस के चैम्बर में बंद होते हैं। गवर्नर बताता है कि इस आइलैंड के सभी लोग इरुस के वश में जा चुके हैं। तब वहाँ के एक टीवी पर इरुस दिखाई देती है और बीच बीच में मोरिटी का चेहरा भी दिखाई देता है। शेरलॉक कहता है कि मोरिटी तो मर चुका है। तब माइक्रोफ्ट चौंका देने वाला एक सीक्रेट बताता है। शेरलॉक, इरुस जैसी भी है हमारी बहन है, इसलिए मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि हर क्रिसमस पर मैं तुमको गिफ्ट दूंगा। वो हर साल मुझसे कोई न कोई गिफ्ट मांगती है और मैं उसको वही लाकर देता था। 5 साल पहले उसने मुझसे गिफ्ट मांगा था कि वो मोरिटी से 5 मिनट बात करना चाहती है। मैं भी मोरिटी को यहाँ ले आया और उसे इरुस से मिलवा दिया। तभी इरुस ने मोरिटी की वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें वो मिस मी कह रहा था। मोरिटी सच में मर चुका है, लेकिन इरुस ने ये फुटेज पूरे लंदन में डिस्प्ले करके काफी तहलका मचा दिया है। अब शेरलॉक को यकीन हो जाता है कि इरुस मोरिटी के स्टाइल में अपना खेल खेल रही है। तब एक छोटी बच्ची की आवाज आती है कि मैं और मम्मी फ्लाइट में हैं, मेरे सिवा सब सो चुके हैं। मैंने मम्मी को बहुत जगाया लेकिन वो उठी नहीं, प्लीज कोई मेरी हेल्प करो। तब मोरिटी की पहले से रिकॉर्ड की भी आवाज आती है, हेलो, मेरा नाम जिम मोरिटी है एंड यू आर वेलकम टू द फाइनल प्रॉब्लम। शेरलॉक को लगता है कि कोई बच्ची बुरी तरह फंस गई है और इरुस कोई बड़ा कांड करने वाली है। शेरलॉक उस बच्ची से बात करने की कोशिश करता है लेकिन कॉल कट हो जाती है। तब टीवी पर इरुस आकर कहती है, क्यों भाइयों, एक नया गेम खेलने के लिए तैयार हो? ये औरत जो मेरे कब्जे में है ये गवर्नर की पत्नी है। अगर इसको बचाना है तो माइक्रोफ्ट या वॉटसन, इन दोनों में से एक को गवर्नर का खून करना होगा। अगर तुम दोनों में से किसी ने ये काम कर दिया तो मैं इस औरत को छोड़ दूंगी। तब शेरलॉक चैम्बर से एक गन निकालता है और माइक्रोफ्ट को देता है और कहता है कि गवर्नर को उड़ा दो। माइक्रोफ्ट इनकार कर देता है क्योंकि वो किसी का खून करने के बारे में कभी भी नहीं सोच सकता। तब वॉटसन गन लेकर कहता है कि मैं मिलिट्री में रह चुका हूँ, शूट करने में मुझको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो शूट करने जाता है लेकिन उससे भी नहीं होता। इस तरह दोनों डील और नो डील करके गेम खेल रहे होते हैं और तब गवर्नर अपनी पत्नी को बचाने के लिए गन छीनकर खुद को शूट कर देता है। ये लोग शॉक में देखते रह जाते हैं और कहते हैं अब तो गवर्नर मर चुका है तो उसकी पत्नी को छोड़ दो। इरुस कहती है, अरे ब्रो, मैंने तुमसे कहा था माइक्रोफ्ट और वॉटसन में से अगर कोई गवर्नर को शूट करता तो कोई बात बनती। गवर्नर ने तो खुदकुशी कर ली है, ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। अब ये कहकर इरुस गवर्नर की पत्नी को मार डालती है और कहती है, शेरलॉक, गवर्नर के हाथ से गन निकाल लो, उसमें सिर्फ एक ही बुलेट है और तुम्हारे काम आएगा। शेरलॉक गन उठा लेता है। तब चैम्बर का एक दरवाजा खुलता है और ये लोग दरवाजे से बाहर जाते हैं। वहाँ एक और कमरा होता है और यहाँ दूसरा गेम शुरू होता है। तब वही छोटी बच्ची फ्लाइट से फिर कॉल करती है और इस बार शेरलॉक उससे बात करता है, बेबी डरो मत, फ्लाइट के बाहर देखकर जरा बताओ कि दिन है या रात? यहाँ तो रात है अंकल। शेरलॉक कहता है, यहाँ दिन है, मतलब फ्लाइट पृथ्वी के दूसरे साइड में उड़ रही है। तुम गुड गर्ल हो ना बेटा, तो रोना मत और जरा बताओ कि आप लोग किस एयरपोर्ट से फ्लाइट में चढ़े थे। जवाब आने से पहले ही कॉल कट हो जाता है। अब इरुस उनसे कहती है, ये हमारा दूसरा गेम है, तुम्हारे सामने एक एनवेलप पड़ा है जिसमें एवंस नाम के आदमी की फोटो है। एवंस को किसी ने स्नाइपर से शूट कर दिया है। उसमें 3 भाइयों की फोटोज भी हैं और उनमें से एक ने एवंस का खून किया है। जिस गन से शूट किया गया था वो गन भी वहीं पर रखी हुई है। अब तुम्हें पता लगाना है कि खूनी कौन है। अब शेरलॉक के पास एक स्नाइपर है और 3 लोगों की फोटोज हैं। वॉटसन और माइक्रोफ्ट शेरलॉक को देखते हैं कि वो खूनी का पता कैसे लगाएगा। तीनों फोटोज हाल ही में ली गई है। उनमें से सबसे पहले आदमी का नाम नेथन है और वो चश्मा पहनता है। इस स्नाइपर को देख के पता चलता है कि इसका रिकॉइल बहुत ही ज्यादा होगा। अगर नेथन ने चश्मा पहनकर इस स्नाइपर से शूट किया होता तो गन के रिकॉइल होने पर स्नाइपर का स्कोप उसके चश्मे पर लगा होता और उसकी आंख में चोट आ गई होती। लेकिन इस रिसेंट फोटो में तो उसकी आंख में कोई चोट नहीं है, मतलब नेथन ने खून नहीं किया है।
फिर शेरलॉक अगली फोटो उठाता है, लेकिन इस फोटो से शेरलॉक कुछ गैस नहीं कर पाता। ये देखकर इरिस कहती है, इतना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है शेरलॉक, उस फोटो वाले आदमी को मैं तुम्हारे लिए यहाँ लाई हूँ। तब वे देखते हैं कि खिड़की के बाहर फोटो वाले तीनों आदमी लटक रहे होते हैं और उनके हाथ और मुंह बंधे होते हैं। और फोटोज के बजाय शेरलॉक उन तीनों को देखता है और उसकी नजर हार्डवर्ड नाम के एक आदमी पर पड़ती है। उसकी नाक पर छाले पड़े हैं और आंखें बहुत ही लाल होती हैं। इससे शेरलॉक अंदाजा लगा लेता है कि ये एक पियक्कड़ है। इतना ही नहीं, उसके हाथ भी कांप रहे होते हैं और ये नामुमकिन है कि कांपते हुए हाथों से वो स्नैपर गन उठाकर किसी को शूट कर सकता है। मतलब हार्वर्ड भी खूनी नहीं हो सकता। आखिरी में एलेक्स है, जिसकी नाक पर चश्मे के फ्रेम के निशान होते हैं। मतलब वो लंबे समय से चश्मा पहन रहा है। उसके आईब्रोज को देखकर लगता है कि वो आंखों को बहुत फोकस करने वाला कोई काम करता है। अब प्रॉब्लम यह है कि लंबे समय से चश्मा पहनने से उसकी नाक पर फ्रेम के निशान है, पर शायद इसे पता था कि चश्मा पहनकर इस गन से शूट करने पर उसे चोट लग सकती है और इसलिए उसने उस वक्त अपना चश्मा उतार दिया था। लेकिन बिना चश्मे के उसने ठीक से निशाना कैसे लगाया होगा? तब माइक्रोफ्ट कहता है कि ये भी तो पॉसिबल है शेरलॉक कि उसने आंखों का लेजर ट्रीटमेंट करवाया है और उसे चश्मे की जरूरत ही नहीं पड़ी। शेरलॉक को भी ये थ्योरी ठीक लगती है। ऊपर से एलेक्स का हाथ भी कांप नहीं रहा है, मतलब इसी ने एवंस को शूट किया है। अब ये सुनकर इरिस भी कहती है कि तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। इतने में इरिस एलेक्स को छोड़कर बाकी दोनों आदमियों की रस्सियां तोड़वा देती है और वे नीचे गिरकर मर जाते हैं। वॉटसन गुस्से में चिल्लाता है कि पागल औरत, गलती तो एलेक्स ने की थी, तुमने बाकी दोनों को क्यों गिरा दिया? ओह आई एम सॉरी वॉटसन, गलती हो गई, कोई बात नहीं, इस एलेक्स को भी नीचे पहुंचा देती हूँ। और ये कहकर वो एलेक्स की रोप भी काट देती है। इरिस की हरकतों से सभी तंग आ जाते हैं। अब दरवाजा खुलता है और वे अगले कमरे में जाते हैं जहाँ एक शव पेटी है। अब शेरलॉक को पता लगाना है कि ये किसकी शव पेटी है। बहुत कोशिश करने पर भी शेरलॉक पता नहीं लगा पाता। माइक्रोफ्ट बड़े आराम से पेटी के पास जाकर उसका कवर उठाकर देखता है जिसमें उस इंसान का नाम लिखा होता है, लेकिन इस पेटी में नाम की जगह आई लव यू लिखा होता है। मतलब ये शव पेटी उस इंसान के लिए बनी है जो शेरलॉक को प्यार करता है। कहीं ये इरियन एडलर के लिए तो नहीं है? नो 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 नो, वो तो दूसरी जगह पर एकदम सेफ है। दूसरा कौन है जो मुझसे प्यार करता है? मॉली। इस पर इरिस कहती है, हाँ शेरलॉक, ये शव पेटी मॉली के लिए बनी है। तब एक सीसीटीवी फुटेज प्ले होता है जिसमें मॉली अपने घर में होती है। अब इरिस कहती है, सुनो शेरलॉक, मैंने मॉली के घर में बॉम्ब फिक्स किया है और 3 मिनट में वो फट जाएगा। इस टाइम के अंदर मॉली को तुमको देखकर आई लव यू कहना होगा, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें उसे कुछ नहीं बताना है कि तुम यहाँ फंसे हुए हो। तुम्हारे 3 मिनट अब शुरू होते हैं। ये कहकर इरिस मॉली को कॉल करती है, लेकिन मॉली के फोन पर शेरलॉक का नंबर आता है। मॉली फोन नहीं उठाती। जल्दी उठाओ मॉली, जल्दी उठाओ, टाइम नहीं है। इरिस फिर से कॉल करती है और इस बार वो फोन उठाकर पूछती है, क्या बात है शेरलॉक? मॉली, मुझे आई लव यू कहो प्लीज, मुझे आई लव यू कहो अभी। मॉली प्लीज एक बार कह दो। शेरलॉक, तुम हमेशा मेरी फीलिंग्स के साथ खेलते रहते हो। मैं खेल नहीं रहा हूँ मॉली, मेरे लिए एक बार कह दो प्लीज। तुम सीरियसली पूछ रहे हो? ये कोई गेम खेल रहे हो? गेम नहीं है मॉली, मैं सच में कह रहा हूँ। तो फिर पहले तुम ही आई लव यू कह दो ना। और कोई रास्ता ना पाकर शेरलॉक कह देता है कि मॉली आई लव यू। मॉली भी खुश होकर शेरलॉक को आई लव यू कह देती है। दोस्तों, यहाँ तक कितने आई लव यू हो चुके हैं, किसी ने काउंट किया है तो मुझे जरूर बताइएगा। अब 3 मिनट भी पूरे हो चुके हैं। इरिस, मॉली ने वही किया जो तुम चाहती थी, अब उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अरे मेरे भाई, तुम इतना टेंस्ड क्यों हो रहे हो? मॉली के घर में मैंने कोई बॉम्ब फिट नहीं किया है। तुम्हें पता है शेरलॉक, तुम लोगों से इमोशनली अटैच हो जाते हो और यही तुम्हारी कमजोरी है। बेचारी मॉली, वो समझती है कि तुम सच में उससे प्यार करते हो। तुम किसी को खुशी नहीं दे सकते, हमेशा दुख ही देते रहोगे। शेरलॉक को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उस शव पेटी को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर वे अगले कमरे में जाते हैं। इरिस कहती है, पिछले राउंड की तरह ये आसान नहीं होगा क्योंकि ये एलिमिनेशन राउंड है। शेरलॉक, तुम्हारे पास जो गन है उसमें सिर्फ एक ही बुलेट है। उससे या तो तुम वॉटसन को शूट करोगे या फिर माइक्रोफ्ट को। चॉइस इज योर्स। अब ये सुनकर शेरलॉक दुविधा में पड़ जाता है कि वो दोस्त की जान बचाए या भाई की। ना तो मैं वॉटसन को मार सकता हूँ और ना ही माइक्रोफ्ट को। मैं वही करूंगा जो गवर्नर ने किया। ये कहकर वो सुसाइड करने जाता है। अरे ये तो मेरा प्लान चौपट कर देगा। ये सोचकर इरिस उस कमरे में बेहोशी के इंजेक्शन फायर करती है और तीनों को इंजेक्शन लग जाती है। वे बेहोश होकर गिर जाते हैं। अब शेरलॉक के कमरे में आंखें खोलता है। वॉटसन एक कुएं के अंदर होता है और उसके पैर लॉक किए हुए होते हैं। उस कुएं में एक जानवर का कंकाल भी पड़ा होता है। यहाँ शेरलॉक को वही बच्ची फिर कॉल करती है, मुझे बहुत डर लग रहा है अंकल, लगता है फ्लाइट क्रैश हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा बेबी, हम दोनों मिलकर फ्लाइट चलाएंगे, ओके। अब ये कहकर वो उस कमरे की दीवारों को ध्यान से देखता है। तब जाकर पता चलता है कि दीवारें नकली है और शेरलॉक उन्हें तोड़कर बाहर आता है। अब शेरलॉक अपने बचपन के घर में होता है। शेरलॉक अंदर जाता है तो वहाँ का टीवी ऑन होता है और उसमें इरिस आती है। शेरलॉक पूछता है, मुझे लगातार एक छोटी लड़की का कॉल आ रहा है, उसकी फ्लाइट क्रैश होने वाली है और कई लोग मर जाएंगे, तुम बताओ मैं क्या करूं? वो मैं बाद में बताऊंगी शेरलॉक, पहले तो मेरी बात सुनो। याद है तुम्हारा वो प्यारा कुत्ता रेड बियर्ड जो खो गया था, क्या तुम उसको अब ढूंढ सकते हो? अब शेरलॉक दिमाग पर जोर डालता है और सोचता है कि वॉटसन की आवाज आई थी और उसने कहा था कि शेरलॉक मैं यहाँ फंस गया हूँ और यहाँ किसी जानवर का कंकाल है। ये सुनते ही शेरलॉक इरिस से कहता है कि मैंने रेड बियर्ड को हर जगह ढूंढा था लेकिन उस कुएं में नहीं ढूंढा। जरूर तुमने उसे कुएं में फेंक दिया था और वो बेचारा डूबकर मर गया।
नहीं ब्रो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सच क्या हुआ ये मैं तुम्हें बताती हूँ। दरअसल बचपन में शेरलॉक कुत्ता पालना चाहता था, लेकिन उसके पिता को कुत्तों से चिढ़ थी। इस वजह से शेरलॉक कभी कुत्ता नहीं पाल सका। उसके पास रेड बियर्ड नाम का कोई कुत्ता नहीं था। सच तो यह है कि बचपन में शेरलॉक का एक दोस्त था जिसका नाम था विक्टर, और शेरलॉक को बहुत ही प्यारा लगता था। विक्टर के बाल लाल दिखते थे और इसलिए शेरलॉक ने विक्टर को रेड बियर्ड बुलाना शुरू कर दिया था। बदले में विक्टर शेरलॉक को येलो बियर्ड बुलाया करता था। दोनों मिलकर मजे से फिरते थे और गेम खेला करते थे। बचपन में रिस भी अकेली रहती थी। उसे शेरलॉक के साथ खेलने का बड़ा मन करता था, लेकिन शेरलॉक उसको इग्नोर करके हमेशा विक्टर के साथ ही चिपका रहता था। इस बात से गुस्सा होकर एक दिन इरुस ने विक्टर को कुएं में धकेलकर मार डाला। उसी के कंकाल को वॉटसन किसी जानवर का कंकाल समझ बैठा। ध्यान से देखने पर वॉटसन जान जाता है कि वो किसी छोटे बच्चे का कंकाल है। वो ये बात शेरलॉक को बताता है। अब शेरलॉक को सब कुछ याद आने लगता है। विक्टर का इस तरह अचानक गायब हो जाना शेरलॉक से सहा नहीं गया और वो पागलों की तरह उसको हर जगह ढूंढने लगा। बेचारा दिमागी तौर पर बहुत ही घायल हो गया था और धीरे धीरे ये भी भूल गया कि विक्टर नाम का उसका कोई दोस्त भी था। बदले में उसके दिमाग में ये बात जमकर बैठ गई थी कि रेड बियर्ड उसका प्यारा सा पालतू कुत्ता था। वो यही सोचते हुए बड़ा हुआ कि उसका कुत्ता रेड बियर्ड खो गया है, और ये सारी बातें माइक्रोट भी जानता था। लेकिन उसने शेरलॉक को कभी सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका दिल दुखे। अब शेरलॉक को उसके बचपन की दबी हुई सारी बातें एक एक करके याद आने लगती है और वो बेबस होकर रोने लगता है। इरुस को देखकर वो चिल्लाता है कि तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड को मार डाला। तब इरुस कहती है कि कम से कम तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड तो था। मेरे बारे में तो सोचो शेरलॉक, मैं कितनी अकेली पड़ गई थी। तुम्हारे साथ खेलने को मैं तरस जाती थी, लेकिन तुमने कभी मुझे अपने साथ खेलने को कहा। ये सब सुनकर शेरलॉक तुरंत घर के पीछे एक कब्रिस्तान में जाता है, जहाँ कब्रों पर नाम और मौत की तारीख लिखी होती है। उन सारी तारीखों को शेरलॉक अपने माइंड में एनालाइज करता है और उन्हें उस गाने के अनुसार जोड़ता है जो इरुस बचपन में गाया करती थी। तब उसे उस गाने में छुपा हुआ मैसेज नजर आता है। मैसेज कहता है कि मैं खो गई हूँ, मेरे कमरे में आकर मुझे ढूंढो। शेरलॉक तुरंत इरुस के कमरे में जाकर देखता है तो वहाँ इरुस बैठकर एक छोटी बच्ची की तरह रो रही होती है। फ्लैट से शेरलॉक को कॉल करके मदद मांगने वाली वो छोटी बच्ची और कोई नहीं, इरुस ही है। मतलब शेरलॉक की तरह इरुस ने भी अपना बचपन अकेलेपन में ही बिताया है और इसी वजह से दिमागी तौर पर वो भी बिखर गई है। बचपन से लेकर आज तक वो यही कोशिश करती रही कि किसी तरह शेरलॉक उसकी ओर ध्यान देगा। जिंदगी में पहली बार शेरलॉक अपनी बहन की फीलिंग को समझता है और उसको गले लगाकर कहता है कि अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर वो वॉटसन के बारे में पूछता है तो इरुस उसे जगह बताती है। शेरलॉक उस जगह जाकर वॉटसन को बचा लेता है। फिर वो इरुस को साइलेंट पे वापस छोड़ देते हैं और इस बार वहाँ की सिक्योरिटी भी टाइट कर दी जाती है। माइक्रोफ्ट को भी उस आइलैंड से बचा लिया जाता है। अब शेरलॉक के माता पिता को भी इस बात का पता चल जाता है कि इरुस जिंदा है और वे उसको देखने की जिद करते हैं, लेकिन माइक्रोफ्ट समझाता है कि नॉर्मल लोगों के साथ रहने के लिए अभी इरुस तैयार नहीं हुई है। शेरलॉक रोज इरुस से मिलने जाता है और उसके सामने वायलिन बजाता है। कुछ दिन बाद इरुस भी शेरलॉक के साथ मिलकर वायलिन बजाने लगती है और धीरे धीरे वो एक नॉर्मल इंसान बनने लगती है। शेरलॉक के माता पिता भी इरुस को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। ड्रोन वाले बम के फटने से शेरलॉक का घर तहस नहस हो चुका है और अब उसको ठीक करने लगते हैं। आपको याद है एक बार बोर होकर शेरलॉक ने घर की दीवार पर गोलियां चलाकर छेद कर दिए थे। अब उस दीवार को भी ठीक कर दिया जाता है, लेकिन शेरलॉक कहता है कि सब कुछ पहले जैसा ही होना चाहिए, समझे। ये कहकर वो भली चंगी दीवार पर गोलियां चलाकर फिर से उसमें छेद कर देता है। अब ये सब देखकर मिसेस हडसन भी तंग आकर कहती है कि शुरू हो गई शेरलॉक की नौटंकी, ये तो भूल ही गया कि ये मेरा घर है। तब वॉटसन के नाम एक सीडी आती है जिस पर मिस यू लिखा होता है। उसमें मैरी कहती है कि जब हमारे सर पर बड़ी से बड़ी मुसीबतें मंडरा रही होती है और जब हमें लगता है कि हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, तब हमारा साथ देने दो लोग जरूर आएंगे। अगर पूरी दुनिया भी हमारे खिलाफ हो जाए तब भी ये दोनों हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। वो दो लोग हैं शेरलॉक और वॉटसन। और दुनिया के लिए मैरी के इस मैसेज के साथ शेरलॉक की ये सीरीज यहाँ पर खत्म होती है। इस एपिसोड के साथ शेरलॉक सीरीज खत्म होती है। और दोस्तों हमें उम्मीद है आपको ये सीरीज बहुत पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर देना प्लीज। आपके कमेंट्स भी हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। और हाँ, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।